नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम एक बहुत ही खास और काफी कॉम्प्लेक्स पोयम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है द विंड होवर। इसके पोएट है जेरार्ड मैनली हॉपकिंस। अगर आपको इस पोयम का या इनके बारे में पहले से कुछ नहीं पता है तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको एकदम स्मूथली सब कुछ समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेगमेंट से, द कंटेक्स्ट ऑफ द ऑथर एंड द टेक्स्ट। आखिर जेरार्ड मैनली हॉपकिंस थे कौन? इनका जन्म 1844 में स्टैटफोर्ड एसेक्स इंग्लैंड में हुआ था। इन्होंने अपनी पढ़ाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से की, जहां इन पर ऑक्सफोर्ड मूवमेंट और फेमस थियोलॉजियन जॉन हेनरी न्यूमैन का बहुत गहरा असर पड़ा। इस डीप इन्फ्लुएंस की वजह से इन्होंने रोमन कैथोलिसिज्म अपना लिया और एक ज्यूसिट प्रीस्ट यानी पादरी बनने का बड़ा फैसला किया। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल डिटेल आती है। जब हॉपकिंस ने ज्यूसिट नोविटिएट ज्वाइन किया तो उन्हें लगा कि आर्टिस्टिक क्रिएशन या पोएट्री लिखना उनकी स्ट्रिक्ट रिलीजियस लाइफ में एक डिस्ट्रैक्शन बन सकता है। इसलिए उन्होंने अपनी अर्ली लाइफ की सारी पोएट्री आग में जला दी और एक वो ऑफ पोएटिक साइलेंस यानी कविता ना लिखने की कसम ले ली। करीब 7 साल तक इन्होंने एक भी शब्द नहीं लिखा। ये साइलेंस तब टूटा जब उनके रिलीजियस सुपीरियर ने उन्हें 1875 में द रेक ऑफ द डॉइचलैंड नाम की एक पोयम लिखने को कहा। सबसे बड़ी ट्रेजेडी या आयरनी ये है कि हॉपकिंस ने अपने जीते जी अपना कोई भी मेजर वर्क पब्लिश नहीं करवाया। उनकी पोएट्री इतनी रैडिकल और अलग थी कि विक्टोरियन एरा के लोग उसे समझ ही नहीं पाते। वो अपनी पोयम सिर्फ अपने एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड और फेलो रॉबर्ट ब्रिजेस के पास भेजते थे। 1889 में ड्यूब्लिन आयरलैंड में टाइफाइड फीवर की वजह से उनकी डेथ हो गई। उनके मरने के लगभग 30 साल बाद 1918 में रॉबर्ट ब्रिजेस ने उनका वर्क पहली बार दुनिया के सामने पब्लिश किया और तब जाकर दुनिया को उनकी जीनियस के बारे में पता चला। अब आते हैं हमारे टेक्स्ट यानी द विंड ओवर पर। हॉपकिंस ने ये पोयम 30 में 1877 को लिखी थी। उस वक्त वो सेंट ब्यूनोस कॉलेज नॉर्थ वेल्स में थियोलॉजी की पढ़ाई कर रहे थे। एक दिन सुबह वॉक पर उन्होंने हवा में एक यूरोपियन केस्ट्रल नाम के एक बर्ड को देखा। इस बर्ड की खासियत ये होती है कि ये तेज हवा के बीच आसमान में एक जगह पर स्थिर रह सकता है, इसलिए इसको विंड होवर भी कहा जाता है। इस बर्ड के फ्लाइट मैकेनिक्स और उसकी एनर्जी को देखकर हॉपकिंस इतने इंस्पायर हुए कि उन्होंने ये मास्टरपीस लिख दिया। हॉपकिंस के हिसाब से उनकी सबसे बेहतरीन ये क्रिएशन थी। उन्होंने खुद एक लेटर में लिखा था कि ये पोयम द बेस्ट थिंग आई एवर रोट है, यानी मेरा लिखा हुआ सबसे बेहतरीन काम है। ये सिर्फ एक नेचर पोयम नहीं बल्कि एक डीपली डिवोशनल पोयम है, जिसके टाइटल के ठीक नीचे उन्होंने एक्सप्लिसिटली एक डेडिकेशन लिखी है टू क्राइस्ट आवर लॉर्ड। यानी वो इस चिड़िया इस बर्ड की ब्यूटी के थ्रू डायरेक्टली भगवान को प्रेज कर रहे हैं। तो ये था हमारा कंटेक्स्ट। आई होप आपको हॉपकिंस की लाइफ और इस पोयम का एक बैकग्राउंड क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फटाफट से डीप डाइव करते हैं इसकी लाइन बाय लाइन एनालिसिस पर और इसकी एक एक लाइन को डिकोड करते हैं। सबसे पहले आती है पोयम की डेडिकेशन टू क्राइस्ट आवर लॉर्ड। पोयम शुरू होने से पहले ही हॉपकिंस ने एक्सप्लिसिटली ये डेडिकेशन लिखी है। इसका मतलब है कि आगे जो भी हम नेचर की अजीम ब्यूटी देखने वाले हैं वो दरअसल एक डिवोशनल ऑफरिंग है, यानी डायरेक्ट भगवान यानी क्राइस्ट की स्तुति एक प्रेयर की तरह है। अब शुरू करते हैं पोयम का ऑक्टेव यानी पहली 8 लाइंस। आई कॉट दिस मॉर्निंग, मॉर्निंग्स मिनियन, kingdom of daylight's dauphin, dapple dawn drawn falcon in his riding। पोयम एकदम एक्शन से शुरू होती है। स्पीकर कहता है आई कॉट, जिसका डीप मतलब है कि उसने एक बर्ड को सुबह देखा नहीं बल्कि उसकी एनर्जी और उसके एसेंस को अपने अंदर फील किया, जिसे हॉपकिंस अपनी फिलॉसफी में इंस्टेस कहते हैं। सुबह के वक्त उसने हवा में एक फैल्कन को देखा। यहाँ ध्यान दीजिए, बर्ड के लिए बड़े ही रॉयल और शिवेलरिक वर्ड्स यहाँ पर यूज हुए हैं। उसे मीनियन कहा गया है जिसका फ्रेंच रूट वर्ड है मिग्नन और उसका मतलब निकलता है डार्लिंग या सुबह का सबसे पसंदीदा सर्वेंट। फिर उसे डॉफिन बोला गया है जो फ्रेंच किंग्स के सबसे बड़े बेटे या राजकुमार या प्रिंस को कहते थे। ये फैल्कन डैपल डॉन ड्रॉन है, यानी एक धब्बेदार सुबह की रोशनी स्पॉटेड सनराइज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल देखिए, कैसे किंगडम वर्ड को किंग और डम में तोड़कर अगली लाइन में लाया गया है।
ये स्ट्रक्चर इंटेंशनली बर्ड के स्मूथ हवा में रुककर तैरते हुए मोशन को मिमिक करता है of the rolling level underneath him steady air and striding high there how he rung upon the rain of wimpling wing ये बर्ड हवा में ऐसे उड़ रहा है जैसे कोई राजा अपनी जमीन पर कॉन्फिडेंस से चल रहा हो सिंटेक्स पर ध्यान दे रोलिंग लेवल अंडरनीथ हिम स्टेडी ये पूरा का पूरा एक लंबा कंपाउंड एडजेक्टिव है जो हवा के लिए यूज हुआ है ये दिखाता है कि हवा भले ही घूम रही हो बर्ड उसके ऊपर बिल्कुल स्टेडी है फ्रेजेस जैसे रंग अपॉन द रेन में एक हॉर्स ट्रेनिंग का मेटाफर छुपा हुआ है जैसे एक ट्रेनर घोड़े को एक लंबी रस्सी एक रेन में अपने आसपास सर्कल में घुमाता है वैसे ही ये बर्ड हवा को कंट्रोल कर रहा है रंग एक टेक्निकल फेल्कनरी टर्म भी है जब बर्ड स्पाइरल में ऊपर जाता है ये उसे कहते हैं और विम्पलिंग का मतलब है रिपलिंग या फिर क्विक बीटिंग यानी हवा के अगेंस्ट उसके पंख तेजी से फड़फड़ा रहे हैं in his ecstasy, then of fourth on swing, as a snake's heel sweeps smooth on a bow bend, the hurl and gliding. बर्ड अपनी उड़ान की एक्सट्रीम खुशी इकास्टेसी में है अचानक वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है ऑफ ऑफ फोर्थ ऑन स्विंग ऑफ वर्ड का रिपीटेशन एक सडन वायलेंट और तेज मूवमेंट को दिखाता है उसकी इस स्मूथ टर्निंग को एक आइस स्केटर से कंपेयर किया गया है जैसे एक आइस स्केटर अपने स्टील के हील्स स्टेक हील से बर्फ पर स्मूथ कर्व एक बो बेंड बनाता है बिल्कुल वैसे ही ये बर्ड तेजी से हर्ल यानी हवा में स्मूथली ग्लाइड कर रहा है rebuffed the big wind, my heart in hiding, stirred of a bird, the achieve of, the mastery of the thing. बर्ड की ये फॉरवर्ड मूवमेंट और उसकी ताकत इतनी सॉलिड है कि वो तेज हवा को पीछे धकेल देती है रीबफ्ड कर देती है ये सब देखकर पोएट का खुद का दिल जो अब तक दबा हुआ अर्थली टेंशन में या फिर स्पिरिचुअल फियर में छिपा हुआ था हार्ट इन हेडिंग उस बर्ड को देखकर जग उठता है स्टिर्ड पोएट बिल्कुल शॉक में है उस छोटी सी चिड़िया का परफेक्शन उसका अचीव और एनवायरनमेंट पर उसकी एब्सोल्यूट मास्टरी को देखकर अब शिफ्ट होता है सेस्टेट पे जहां पोयम एक्शन से रिफ्लेक्शन की तरफ मुड़ती है ब्रूट ब्यूटी एंड वैलर एंड एक्ट ओ एयर प्राइड प्लूम हेयर buckle and the fire that breaks from thee then a billion पोएट बर्ड की सारी अजीम क्वालिटीज को एक ब्रेथ में लिस्ट करता है उसकी एनिमलिस्टिक ब्रूट ब्यूटी वैलर यानी कि ब्रेवरी एक्शन उसका एनवायरमेंट एयर उसका प्राइड और उसके फेदर्स प्लूम और फिर ठीक 10वीं लाइन की शुरुआत में आता है इस पोयम का सबसे एक्सप्लोसिव वर्ड बकल फेमस क्रिटिक विलियम एप्सन ने अपनी बुक 7 टाइप्स ऑफ एम्बिगिटी में बताया है कि इस वर्ड के एक साथ 3 मतलब निकलते हैं पहला है फास्टन यानी सारी क्वालिटीज का एक साथ जुड़ जाना दूसरा है प्रिपेयर फॉर एक्शन जैसे जंग के लिए आर्मर पहनना और तीसरा सबसे वायलेंट मीनिंग है क्रम्पल और कोलेप्स अंडर प्रेशर यानी ताकत के दबाव में आकर टूट जाना जैसे ही ये फिजिकल ताकत और ब्यूटी बकल होती है या टूटती है तब उसमें से एक स्पिरिचुअल आग एक फायर बाहर निकलती है टाइम्स टोल्ड लवलियर मोर डेंजरस ओ माई शिवेलियर ये जो नया स्पिरिचुअल फायर है ये उस बर्ड की फिजिकल उड़ान से 1 बिलियन टाइम्स ज्यादा खूबसूरत और इंटेंस है पोएट यहाँ सीधे क्राइस्ट को पुकारता है एज ओ माई शिवेलियर जिसका मतलब है नाइट या फिर चैंपियन यहाँ हॉपकिंस स्टैब्लिश करते हैं कि बर्ड की कितनी भी अजीम ब्यूटी क्यों ना हो वो क्राइस्ट के स्पिरिचुअल सेक्रीफाइस के आगे बिल्कुल क्रम्बल हो जाती है नो वंडर ऑफ इट sheer plod makes plow down Cillian shine and blue bleak embers ah my dear अपनी इस थियोलॉजिकल बात को साबित करने के लिए पोएट तो बिल्कुल डेली लाइफ मंडेन एग्जांपल्स देता है पहला एग्जांपल है शेयर प्लॉट एक थका हुआ इंसान जब मेहनत से प्लो चलाता है और ताजी मोटी मिट्टी यानी सिलियन को उलटता है तो उस बोरिंग और थका देने वाली घिसावट से हल्का लोहा चमकने लगता है दूसरा एग्जाम्पल है बुझती हुई आग यानी ब्लू ब्लिक एम्बर्स जब कोयले ठंडे हो रहे होते हैं तो बाहर से बिल्कुल नीले और जानलेवा लगते हैं ब्लीक लगते हैं बीच में हॉपकिंस कहते हैं अह माय डियर जो एक बहुत इंटीमेट टेंडर एड्रेस है डायरेक्ट भगवान के लिए ये सेम फ्रेज फेमस पोएट जॉर्ज हर्ब्रेट ने भी अपनी पोयम लव द थर्ड में यूज किया था फॉल गॉल देमसेल्स एंड गैश गोल्ड वर्मिलियन
ये लाइन एक फाइनल पंच है। जब वो ठंडे लगने वाले कोयले टूटकर गिरते हैं यानी कि फॉल होते हैं और वो आपस में रगड़ खाते हैं और दबाव से फटकर खुल जाते हैं, तब उनके अंदर से एक झिलमिलाती हुई ब्राइट लाल सुनहरी आग, गोल्ड वर्मिलियन बाहर आती है। ये सिंपल सी लाइन दरअसल डायरेक्टली जीसस के क्रूसिफिक्शन का फिजिकल एलेगरी है। फॉल का मतलब है जीसस का क्रॉस उठाते हुए गिरना और इंसान का ओरिजिनल सिन द फॉल। गॉल उस कॉड विनेगर को पॉइंट करता है जो उन्हें पीने को दिया गया था और गैश उस गहरे घाव को दर्शाता है रोमन सोल्जर के भाले जो कि एक स्पीयर से उनके साइड में बनाया गया था। यानी मैसेज बहुत क्लियर है। असली ट्रियम्फ यानी कि जीत और खूबसूरती डोमिनेंस में नहीं बल्कि टूटने और सेक्रीफाइस होने में छिपी हुई है। तो ये था हमारा कंप्लीट लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये ब्रेकडाउन एकदम से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों, लाइन बाय लाइन मीनिंग समझने के बाद अब हम आते हैं इस पोयम के सबसे डीप और थॉट प्रोवोकिंग हिस्से पर। हमारा अगला सेगमेंट है थीम्स एंड एनालिसिस का। अगर आप सिर्फ इसकी सरफेस को देखें तो ये एक चिड़िया के उड़ने की पोयम लगती है, लेकिन हॉपकिंस के माइंड में क्या चल रहा था, उन्होंने इस पोयम में कौन से मेजर थीम्स छुपाए हैं, हम एक एक करके इन 3 मेजर थीम्स को डिकोड करेंगे। इस पोयम का पहला मेजर थीम है फिजिकल ब्यूटी एंड स्पिरिचुअल ब्यूटी के बीच का कंपैरिजन। पोयम के पहले 8 लाइंस जिसे हम ऑक्टेव कहते हैं उसमें हॉपकिंस ने नेचर की अजीम ताकत और ब्रूट ब्यूटी को दिखाया है। एक फैल्कन किस तरह हवा के अगेंस्ट अपनी मास्टरी दिखाता है, ये नेचर का परफेक्शन है। हॉपकिंस इस बर्ड को हवा में एक राजा मानते हैं और इसलिए उन्होंने डॉल्फिन और मिनियन जैसे रॉयल वर्ड्स का यूज किया है। लेकिन जैसे ही पोयम सेस्टेट में आती है, थीम पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाता है। हॉपकिंस कहते हैं कि इस फिजिकल बर्ड की ब्यूटी कितनी भी अजीम क्यों ना हो, ये क्राइस्ट की ग्लोरी के आगे बिल्कुल ढेर एकदम क्रम्बल हो जाती है। बर्ड की उड़ान एक फिजिकल फिनोमिनन है, लेकिन क्राइस्ट का सेक्रीफाइस एक स्पिरिचुअल फायर है जो उस चिड़िया से अब बिलियन टाइम्स टोल्ड लवलियर मोर डेंजरस है। यानी नेचर भगवान का सिर्फ एक छोटा सा रिफ्लेक्शन है, असली और सबसे डेंजरस ब्यूटी तो भगवान खुद में है। दूसरा थीम है द पैराडॉक्स ऑफ सेक्रीफाइस। ये इस पोयम का सबसे इमोशनल और डार्क थीम है। इसमें हॉपकिंस क्रिश्चियन थियोलॉजी के एक बहुत बड़े पैराडॉक्स पर बात करते हैं कि असली जीत ट्रियम्फ हमेशा हार यानी डिफीट और सैक्रिफाइस से निकल कर आती है। यहाँ हमारा सबसे क्रूशियल वर्ड वापस से आता है बकल। थियोलॉजिकल एंगल से देखे तो ये वर्ड डायरेक्ट जीसस क्राइस्ट के सेक्रीफाइस की तरफ पॉइंट आउट करता है। जैसे एक ताकतवर चिड़िया हवा में सडनली गिर पड़ती है, बकल होती है, बिल्कुल वैसे ही जीसस ने अपनी डिवाइन पावर छोड़कर एक आम इंसान की तरह जमीन पर आना, लोअरिंग वनसेल्फ एक्सेप्ट किया। पोयम के आखिरी वर्ड्स देखिए, फॉल, गॉल और गैश। फॉल ये पॉइंट आउट करते हैं मैनकाइंड के ओरिजिनल सिन पर, जिसके लिए जीसस को धरती पर आना पड़ा, और साथ ही जब जीसस अपना भारी क्रॉस उठाते हुए रास्ते में 3 बार गिरे थे। गॉल ये उस कड़वे विनेगर और गॉल की तरफ इशारा करता है जो जीसस को क्रॉस पर पीने के लिए दिया गया था, और गैश ये उन गहरे घाव को दर्शाता है जो उनको क्रॉस पर चढ़ाते वक्त दिए गए थे। हॉपकिंस हमें बता रहे हैं कि सबसे अल्टीमेट ब्यूटी किसी फिजिकल पावर या डोमिनेंस में नहीं आती, बल्कि जीसस के उस टूटने, खून बहने और उनके सेल्फ सेक्रीफाइस में वो छिपी हुई है। क्रूसिफिक्शन के इस दर्द और हार से ही रिसरेक्शन की गोल्ड वर्मिलियन यानी कि सुनहरी जीत निकल कर आती है। तीसरा और आखिरी थीम मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा रिलेटेबल है। इट इज फाइंडिंग द डिवाइन इन द मंडेन। हम अक्सर सोचते हैं कि भगवान को पाने और उनकी ग्लोरी देखने के लिए हमें किसी अजीम या फिर ग्रैंड चीज की जरूरत है, जैसे आसमान में उड़ता हुआ राजा जैसा फैल्कन। पर हॉपकिंस कहते हैं नहीं, वो पोयम को एंड करते हैं तो बिल्कुल आम डेली लाइफ मंडेन एग्जांपल्स के साथ। पहला एग्जांपल है मिट्टी में हल चलाना। शेयर प्लॉट मेक्स प्लो डाउन सिल शाइन। एक किसान का हल चलाना कितना थका देने वाला, बोरिंग और रिपीटेटिव काम है, राइट? पर उसी रगड़ और मेहनत की वजह से हल का लोहा चमकने लगता है। दूसरा एग्जाम्पल है बुझती हुई कोयले की आग, ब्लू ब्लिक एम्बर्स। जो कोयले बाहर से मुरझाए और ठंडे लगते हैं, जब वो टूट कर गिरते हैं तो उनके अंदर छिपी हुई गोल्ड वर्मिलियन लाल सुनहरी आग बाहर आ जाती है। हॉपकिंस इससे एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन दे रहे हैं। हम ह्यूमन बींग्स जब अपनी बोरिंग मंडेन जिंदगी में बिना किसी शौक या दिखावे के पूरी निष्ठा से अपना काम करते हैं या सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस करते हैं, तब हम दरअसल भगवान की सेवा कर रहे होते हैं।
एक दिन हमारी यही थका देने वाली मेहनत, sheer plod उस हल्के लोहे की तरह चमकेगी और हमारे अंदर की छुपी हुई ब्यूटी को बाहर लेकर आएगी। तो दोस्तों, इस डिटेल्ड एनालिसिस के बाद हम ये कह सकते हैं कि जीएम हॉपकिंस की द विंड होवर सिर्फ एक नेचर पोयम नहीं है, ये इनस्केप और इंस्ट्रेस की एक मास्टर क्लास है। हॉपकिंस ने अपने स्प्रंग रिदम की टेक्निक से पोयम की लाइंस में चिड़िया की उड़ान की स्पीड और एनर्जी बिल्कुल अच्छे से डाल दी। मैं इस पोयम को जेन्युइनली सैल्यूट करता हूँ। ये पोएट्री लिटरेचर के उन रेयर और खास जेम्स में से एक है जो आपको अपने बारे में सोचने से बाहर निकालता है और आपके आसपास की दुनिया में मौजूद और छिपी हुई खूबसूरती को सेलिब्रेट करना सिखाता है। हॉपकिंस हमें बताते हैं कि भगवान का चमत्कार सिर्फ आसमान के उड़ते हुए हवा के राजा फैल्कन में नहीं है, बल्कि जमीन पर टूटे हुए कोयले में भी मौजूद है और किसान के चलाते हुए हल में भी मौजूद है। आई होप आपको द विंड होवर का ये डीप एनालिसिस पसंद आया होगा और आपको ये पोयम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे डिटेल्ड और इंसाइटफुल वीडियोस के लिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।